नमस्कार, मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह कैसा सेटअप नजर आ रहा है दुनिया भर के बाजार का, और उनको देखते हुए आज रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार पर, ये हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि खबरों के दम पर आज एक्शन कहाँ एक्सपेक्टेड है, कमोडिटी मार्केट, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने अगले आधे घंटे में हम रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट्स की। और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो हरे निशान में हैं। गिफ्ट निफ्टी भी अब हरे निशान में वैसे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच चीन के जो बाजार हैं वो सपाट हैं। जापान के बाजार अगर देखेंगे तो 185 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में ही हैं और हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में करीब 40 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी इस वक्त सपाट कारोबार कर रहा है और हरे निशान में गिफ्ट निफ्टी भी आने की कोशिश कर रहा है। तो एशियन मार्केट से जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो हल्के पॉजिटिव हैं, और अगर दुनिया भर के बाजारों से भी संकेत देखेंगे तो वहां से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे ही मिल रहे हैं। हालांकि एनालिस्ट का ये कहना है कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इस वजह से एक शॉर्ट कवरिंग भी हम देख रहे हैं मार्केट्स में। क्योंकि एक और चीज़ थी, कल हमने देखा कि 10 साल के जो ट्रेजरी यील्ड्स थे यानी कि बॉन्ड यील्ड्स थे वो अपने 10 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो और ये जो आंकड़ा आया और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ब्याज दरों में अभी बढ़त का जो चिंता है वो आगे भी बरकरार रह सकती है। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इस पर बाजार कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि ऐसा कुछ होगा और ज़्यादा कुछ रिएक्शन यहाँ पर मार्केट में नहीं दिख रहा है। और कल बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आते हुए भी अमूमन हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी शेयरों में दबाव दिखता है, लेकिन कल उसके उलट ही कारोबार दिखा और नैस्डैक में पिछले 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा और 1.5% की मजबूती के साथ नैस्डैक में क्लोजिंग देखने को मिली। बाकी दोनों इंडाइसेस भी देखेंगे तो वहां पर भी अच्छी रिकवरी थी। डाउ जोन्स में निचले स्तरों से करीब 200 अंकों की रिकवरी देखने को मिली, हालांकि क्लोजिंग लाल निशान में हुई, लेकिन S&P 500 में भी दिन के ऊपरी स्तर पर करीब 0.5% ऊपर चढ़कर S&P 500 बंद हुआ। और S&P 500 में भी टेक शेयरों में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और वो इंडाइसेस करीब 2% से ज्यादा चला। कुछ नतीजे भी आए जिसके चलते हमने ये सपोर्ट देखा। यहाँ पर पालो एल्टो नेटवर्क्स के जो नतीजा है वो अनुमान से बेहतर थे, जिसके चलते हमने 15% की तेजी वहां पर देखी। उसके बाद टेस्ला, मेटा जैसे शेयरों में भी हमने देखा कि 2 से 8% तक की तेजी थी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था जिससे कि टेक शेयरों को सपोर्ट मिला और हमने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई, लेकिन उसका असर हमने दुनिया भर के बाजारों में तो नहीं देखा। और इस वक्त देखिए एशियन मार्केट में भी उस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे एनालिस्ट का यही कहना है कि बहुत ज्यादा टूट चुके थे अमेरिकी बाजार, इस वजह से अब हम थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग निचले स्तरों से देख सकते हैं। यूरोप के बाजारों में भी कल हमने हल्की रिकवरी देखी और निचले स्तरों से ऊपर चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालेंगे तो डॉलर इंडेक्स सपाट था, स्थिर नजर आया 103 पर, जिससे सोने को सहारा मिला और गोल्ड निचले स्तरों से हल्की रिकवरी यहां पर दिखा रहा है। $1925 के आसपास गोल्ड कारोबार कर रहा है। और कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल वीकनेस बनी हुई है, $84 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है, क्योंकि चीन में कमजोर मांग की बात की जा रही है। वहां पर एक तरफ कच्चे तेल का स्टॉक भरपूर है लेकिन डिमांड नजर नहीं आ रही है, और एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं वहां पर रेट कटौती हो रही है, उससे भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ रही है और इस वजह से कच्चे तेल के लिए डिमांड कमजोर नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो फैक्टर है, ये कच्चे तेल को बढ़ने नहीं दे रहा है और $84 के आसपास ही हम देख रहे हैं ये कारोबार कर रहा है। तो ये है अभी तक का एक्शन। ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक संकेत ही हैं और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट में भी कुछ बहुत बड़ा एक्शन ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो सपाटी है इस वक्त जो कारोबार नजर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में 1901 करोड़ की बिकवाली नजर आ रही है एफआईआईज की तरफ से, लेकिन घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है और लगभग 626 करोड़ की
यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा है DIIs का। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 211 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में 8,580 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। तो कल के सेशन में हमने देखा कि FIs की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय बाजार जो थे वो निचले स्तरों से वहां पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो आज के लिए सेटअप कैसा नजर आ रहा है? क्या शॉर्ट कवरिंग आज भी जारी रह सकती है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का FNO सेटअप समझाने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। मार्केट के अंदर टिपिकली शॉर्ट कवरिंग थोड़ा शुरू हुई है। कल बैंक निफ्टी के अंदर -10% का OI घटा। ऑलरेडी बैंक निफ्टी काफी हैवी पोजीशंस लेके चल रहा था। कल जो 10% OI शेड हुआ है, इससे न केवल पोजीशंस लाइट हुई हैं बल्कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग के भी सिग्नल आए हैं। और आपने कल देखा कि काफी दिनों के बाद कल बैंक निफ्टी ने 44,000 के ऊपर आके क्लोजिंग भी दी है। न केवल ट्रेड किया बल्कि क्लोज भी किया। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी को चेक कर रहे हैं और निफ्टी को चेक कर रहे हैं तो निफ्टी ने भी कल 19,300 को बहुत अच्छे से बचाया और उसके बाद उसने भी शॉर्ट कवरिंग दी। हालांकि निफ्टी के अंदर ज्यादा शॉर्ट कवर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कल रिलायंस डाउन था, बट फिर भी कल रिलायंस डाउन होने की वजह से भी मार्केट मतलब उसकी वजह होने के साथ भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने रिकवरी तो की है। तो आज का सेटअप भी आप थोड़ा रिकवरी और देखेंगे, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। टिपिकली थोड़ा FI की होल्डिंग बढ़ी है 2-4%, ये 39% से 43% अराउंड आ चुकी है। और जब जब FI थोड़ा होल्ड बैक करता है यानी कि लेता है पोजीशंस को, तो उसके बाद थोड़ा हम शॉर्ट कवरिंग देखते हैं। हालांकि ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि बहुत बड़े लेवल्स तो भी आपको नहीं दिखाएगी, बट हाँ एक राहत दे देगी जो आप बैक टू बैक मार्केट में गिर रहे थे। तो इसलिए जो ऑप्शंस के प्लेयर हैं वो थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं, खासकर कॉल वाले प्लेयर्स भी अब एक्टिव हो सकते हैं अगर वो होना चाहे तो। दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखिए। अभी भी स्टॉक्स के अंदर इंडेक्सेस के मुकाबले ज्यादा आपको मोमेंटम मिल रहा है और वहीं पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। कुल मिला के आज के लिए जिनके पास पोजीशंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लॉन्ग की, वो अपने 19,300 वाले स्टॉप लॉस को और बैंक निफ्टी वाले 43,800 के स्टॉप लॉस को बना के थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग एंजॉय कर सकते हैं। और जिनके पास ऑलरेडी शॉर्ट है उनके लिए 44,200-300 की रेंज अभी उनका स्टॉप लॉस रहेगा। और जिन्होंने निफ्टी शॉर्ट कर रखी है उनके लिए 650 का स्टॉप लॉस रहेगा। वो भी सिस्टम में रहे क्योंकि बाजार के अंदर इतना फोर्स नहीं है कि उनको एक झटके में उड़ा दे। इसलिए कॉल्स और पुट यानी कि मंदी और तेजी दोनों ही सिस्टम में रह सकते हैं, बट अपने अपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है। तो दोनों ही ट्रेडर्स, दोनों तरफ के ट्रेडर्स बाजार में रहें, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान ज़रूर रखें। और इस वक्त जो नया सपोर्ट अब निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए वो 19,300 से 19,200 का है। बैंक निफ्टी का 4300, 43,500 ये सपोर्ट लेवल इस वक्त निकल कर आ रहा है। क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों में आप शॉर्ट कवरिंग ही देख रहे हैं, तो भारतीय बाज़ारों में भी ये एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा आज का सेटअप हमने आपको समझा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कहाँ लेना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ रणनीति बताने के लिए अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। कैसे ट्रेड करें आज मार्केट को और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? अजीत, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, ओके, गुड मॉर्निंग अजीत। आप बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएंगे? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जिस तरीके से अभी आप 4 हफ्तों के पॉज के बाद, डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, आप 50 EMA को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए जहाँ पे कि सेक्टर्स में या फिर स्टॉक्स में जहाँ पे रेजिडेंस दिख रही है। 2 ऐसे नाम हैं, BHEL और टाटा पावर, जहाँ पे दोनों पे ही आप लॉन्ग साइड की पोजीशन देख सकते हैं। BHEL में एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग के बाद, एक मार्जिनल लिफ्ट के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है। कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। 98 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 107 तक के टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। टाटा पावर में भी काफी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। असम्पशन यही है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा और नियर टर्म में करीब 254 तक के लेवल्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ 233 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं।
थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। कल हम देख रहे थे पावर शेयरों में शानदार एक्शन भी देखने को मिल रहा था आखिरी कुछ घंटों में। तो आरईसी, पीएफसी, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स चल रहे थे। आज के लिए टाटा पावर पर आप ट्रेड ले सकते हैं। 254 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 233 का। और बीएचईएल में भी हमने एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी थी आखिरी कुछ घंटों में। यहाँ पर भी ट्रेड लेने की सलाह, बीएचईएल में भी खरीदारी करके चलिए 107 के लेवल्स के लिए। तो ये दो कॉल्स आज खरीदारी के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं खबरों वाले शेयर्स का। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स एक्शन जो है फोकस में रहने वाले हैं, और यहाँ पे देखें तो अब एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ की जो आईपीओ है वो खुलने वाला है आपका आज से। और जो टोटल इशू साइज़ रखा गया वो 351 करोड़ रुपीज़ का रखा गया। प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो 102 to 108 रुपीज़ था। अब जो है इसके एंकर इन्वेस्टर्स से इन्होंने लगभग 103 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यहाँ पे जो बड़े दिग्गज एंकर इन्वेस्टर्स एरोफ्लक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं वो इंक्लूड करते हैं सोसाइटी जनरल, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड और वाइट ओक म्यूचुअल फंड। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो अदानी एंटरप्राइज सबसे पहले फोकस में रहेगा, जहाँ पे प्रमोटर्स ने 2.2% स्टेक की एक्विजिशन अगस्त के महीने में की है और लगभग उनका स्टेक 70% हो जाता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी फोकस में रहने वाले हैं। यहाँ पे उन जो शेयर्स होने वाली वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में जो है ट्रांसफ़र होने वाली है रोलिंग सेगमेंट से सितंबर 4 से। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। सीआरसी ने जो इनिशिएट कर दी है डिस्कशन जहां पे मार्केट कपलिंग होने वाली है। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि एक बड़ा चौथा एक्सचेंज आ जाएगा भारत में, और जो आईएक्स का जो रोल रहेगा वो सिर्फ वॉल्यूम प्लेइंग पे रहेगा, यानी कि मार्केट मेकिंग में नहीं रहेगा। तो एक टाइप से नेगेटिव रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन दूसरे साइड एक चीज़ और मैं कह दूँ कि सारे पावर स्टॉक्स में कल तेज़ी आई थी, और याद रखिए कि जो पावर सेगमेंट की जो डिमांड है वो ऑल टाइम हाई टच कर गई। इसके दो कारण हैं, एक है कि गर्मी बढ़ रही है और एक अनइवन मॉनसून आया है, तो उसके कारण इरिगेशन की डिमांड बढ़ गई है। तो इन दो रीज़न के कारण एक एनोमली हुई है अगस्त के महीने में जो है पावर सेक्टर की डिमांड ऑल टाइम हाई पे है। तो इसका भी एक रीज़न है पावर स्टॉक्स चल रहे हैं। हालांकि यूनियन बैंक पे भी अब फोकस करते हैं तो देखें तो QIP इशू खुल चुका है, 5000 करोड़ का रहेगा, फ्लोर प्राइस 91 रुपीज़ पे है। बॉश, वैबको, रैनो मैड्रास जैसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आज फोकस में इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि भारत NCAP जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होता है वो आज लॉन्च होने वाला है, और ये बेसिकली व्हीकल सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर होता है। तो ये सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखिएगा। बात करें स्मॉल कैप स्पेस से तो एसचांद, नवनीत एजुकेशन, पेपर स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। हालांकि नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। अब वो अपने ही एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म करने वाले हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की जो है मीटिंग होगी क्रेडिटर्स के साथ 4 सितंबर को, जहां पे वो अप्रूवल लेंगे अपनी 3 होल्डली ओन्ड सब्सिडरीज को एक जुट करके कंपनी में शामिल करने की। राइट्स NHPC का MOU साइन हुआ है रेल इंफ्रा कंसल्टेंसी प्रोग्राम के लिए, और ग्लेनमार्क फार्मा के लिए जो है कह सकते हैं US आर्म के जो है सेटलमेंट की गई है US के कोर्ट में, और यहाँ पे लगभग $30 मिलियन जो है 6 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाले हैं। तो एक टाइप से रिलीफ भी है कि एक जो है केस क्लोज हो गई है। जेंसॉल इंजीनियरिंग और ओरियाना पावर जो SME सेगमेंट में है, ये दोनों फोकस में इसलिए रहेंगे क्योंकि SECI जो गवर्निंग बॉडी है आपकी सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स की, उन्होंने जो है एम्पैनल कर दिया है उनको कि वो 5 मेगावाट की जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स होती है उस पे वो जो है शामिल होंगे, एम्पैनल्ड होंगे। MCX की भी देखें तो रिकॉर्ड हाई टर्नओवर्स देखने मिल रही है, और ये स्पाइक टर्नओवर इसलिए आया क्योंकि क्रूड ऑयल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है तेज़ी देखने मिली है। इंडो एमाइंस में एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है, जो पहले गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ऑर्डर दिया था कि अगस्त 11 से जो है उनके बरोड़ा प्लांट को जो है बंद किया जाएगा, अब उस ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया, यानी कि अब उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। तो अब जो है कंपनी उस प्लांट को स्टार्ट कर सकती है। ब्रिगेड एंटरप्राइज भी फोकस में रहेगा। लगभग आप कह सकते हैं 6.5 एकड़ लैंड की जो ज़मीन है आपकी चेन्नई में, उसको वो उन्होंने जो है एक्वायर किया है, और आगे जाते हुए एक रेजिडेंशियल प्लानिंग जो है करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल देख सकते हैं बहुत सारे डाइवर्स सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं हमें आज। बिल्कुल, ढेर सारी खबरें हैं, हर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और उस खबर की क्या मायने हैं वो हमने आपके सामने रखा, जिससे कि कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारा अपडेट देने के लिए। चलिए स्टॉक्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक लिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, क्या रणनीति वहाँ अपनाएं ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, सोने चांदी से पहले शुरुआत कीजिए, कैसे ट्रेड करें? सोने चांदी में कल रिमार्केबल एक अपसाइड आया है
और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी वो जो अपसाइड है थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से सिल्वर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कॉल में, क्योंकि काफी अपसाइड ये बंद हुआ है। तो सिल्वर में बाइंग यहाँ पे करनी है 71,400 के करीब। प्राइसेस मुझे लग रहा है कि 71,900 के करीब जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,200 का। सिल्वर में के साथ मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे बनता है, तो 58,525 के करीब यहाँ पे थोड़ा एक टेक्निकल लेवल जो है उसको ब्रीच करने के बाद ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 58,750 के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 58,450 का। तो दोनों ही कमोडिटी में यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन यही राय रहेगी कि सिल्वर में थोड़ा सा डिप पे बाइंग करना चाहिए, क्योंकि आज हो सकता है कि हम गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखें इतने हायर साइड के बाद। ओके, तो वंदे यहाँ पर स्टॉप लॉस रिवाइज करना है क्या सिल्वर में? जी, सिल्वर में काफी स्ट्रांग मूव आई थी और यहाँ पे मैं कॉल को रिवाइज करना चाहूंगी। 71,400 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी है। 71,900 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,200 का। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे कॉल को मॉडिफाई करें। और साथ में मुझे लग रहा है कि आज के दिन में गोल्ड में भी जो है वो अच्छी खासी बाइंग जो है आ सकती है, क्योंकि ये ऊपरी स्तर पे होल्ड करके चल रहा है और डॉलर इंडेक्स में भी एक पॉज है, तो उसका फायदा यहाँ पे गोल्ड को दिख रहा है आता हुआ। 58,525 पे गोल्ड बाइंग की सजेशन दूंगी। 58,750 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 58,450 का। ओके, तो गोल्ड पर भी आपको टारगेट दे दिया गया है और सिल्वर में जो अभी हम लेवल्स आपको दिखाए थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। 71,900 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा और नीचे है तब यहाँ पर खरीदारी करके चलिए ये नए लेवल्स आपके स्क्रीन पर। थैंक यू वंदना आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज हाउस के पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज फाइनेंस के साथ। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी सारे लिवर्स नज़र आ रहे हैं कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन पर कंपनी फोकस कर रही है और इनफैक्ट प्रोएक्टिव एक्शन भी ले रही है अनसिक्योर्ड ग्रोथ पर। और ओवरऑल उनका जो FY24 का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने बजाज फाइनेंस पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा HDFC बैंक पर भी फोकस करेगा। UBS की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और मैक्वारी ने अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि नियर टर्म प्रेशर्स ज़रूर नज़र आ सकते हैं, मगर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि वो बैलेंस शीट को डबल कर पाएंगे अगले 4 से 5 साल में। वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नज़र आ रहा है और ओवरऑल मैक्वारी के लिए HDFC बैंक टॉप पिक है ओवरऑल सेक्टर में। इसके अलावा कार ट्रेड पर भी हम फोकस करेंगे। नोम्यूरा का कहना है कि कंपनी जो एक्वायर्ड बिजनेसेस है वो OLX ब्रांड के अंदर ही ऑपरेट करना चाहेंगे। लिमिटेड इम्पैक्ट है कार ट्रेड के खुद के बिजनेस पर और ओवरऑल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंटिटी FY25 में प्रॉफिटेबल हो सकती है और मार्जिन डाइल्यूटिव नहीं होगी। तो ऑल इन ऑल नोम्यूरा ने कार ट्रेड पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। जियो फाइनेंशियल पर मैक्वारी का कहना है कि अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 4 टाइम्स लेवरेज कर पाते हैं मीडियम टर्म में तो करीब। ओके, थैंक यू वामाक्षी ये सारा अपडेट देने के लिए। तो इन सब कंपनियों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। दीजिए इजाज़त और ब्रेक के बाद